हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है सिलेक्शन मीट। सो आज की वीडियो का क्या टॉपिक होगा उसको मैं आपको पहले उसके सारी जो यहाँ पर आउटलाइंस है वो यहाँ पर पहली स्लाइड में मैंने वही रखी हुई है कि अगर आप स्पेसिफिकली बिहार टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी अभी हाल ही में वैकेंसी आई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हम देखेंगे, सारी चीजें शुरू से लेकर एंड तक, फॉर्म फिलिंग से लेकर सिलेक्शन तक हम सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये एक मेरा प्लान है जो मुझे एक रेलेवेंट लगा है इस एग्जाम को लेकर, बाकी उसको आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज की एक अजम्पशन बताई गई है, ठीक है, कि आप उस तरह से उसको कर सकते हैं। कोई भी 100% आपको यहाँ पर जो है कोई भी चीज नहीं बताई जा रही है, सिर्फ एक अंदाजे के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको चीजें बताई जाएंगी। तो बिहार टीचिंग एग्जाम 2023 में वैकेंसी देखने को मिली, और वैकेंसी देखने को मिली साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर ये रही कि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से लगभग 35 से 36 दिन आपके पास होंगे तैयारी के लिए, क्योंकि अगस्त में ये एग्जाम शेड्यूल भी कर दिया गया है। कुछ समय पहले वैकेंसी आई, फॉर्म फिलिंग हुआ, एग्जाम डेट घोषित कर दी गई कि उस एग्जाम को डेट को आपका एग्जाम होना है। मतलब काफी प्रोसेस जो है ये फास्ट चल रहा है, ये कह सकते हैं। अब चीजें क्या क्या आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने बिहार टीचिंग वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दिया है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1st to 5th यानी कि प्राइमरी टीचर की कर रहे हो, 9 to 10 टीचर की कर रहे हो, या फिर 11 to 12 टीचर की कर रहे हो, तीनों ही सेक्शन के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तीनों के बारे में सेपरेट में स्ट्रैटेजी बताऊंगी, पेपर पैटर्न बताऊंगी और डिस्कशन करेंगे किस तरह से आपको इसको क्रैक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, कितने फॉर्म्स इसमें फिल हुए हैं, कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म फिल हुए हैं, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, कट ऑफ जो है वो आपकी क्या रह सकती है, कितने मार्क्स पर आपको फोकस करना है। कुल मिला के कट ऑफ नहीं कहेंगे, कितने मार्क्स को आपको फोकस करना है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। मतलब अगर आप देखें उसमें एक सेक्शन है जनरल पार्ट का, दोनों में है, वो 40 नंबर का वो 9th 10th 11th 12th के लिए है, और 120 नंबर का वो पीआरटी वालों के लिए है, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए कि ये सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो एक आइडिया, ठीक है, एक आइडिया पहले के एग्जाम्स को देखते हुए कि कितने मार्क्स है, उनमें से कौन सा सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर आज हम बात करेंगे। तो ये अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली आप इस सेशन से कुछ ना कुछ मोटिवेट होंगे और कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपने पहले पढ़ाई की है नहीं की है, अब आपको ये सब नहीं सोचना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अगर आप चाहे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, या जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से करते रहिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे, ठीक है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। कभी आप बुक से पढ़ेंगे, कभी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आप एक चीज पर फोकस कर लीजिए, या तो आपने किसी की क्लास परचेज की है, या आप फ्री क्लासेस कहीं पर देख रहे हो जहाँ पर सारी चीजें आपको कवर करवाई जा रही हैं, या तो आप वो फॉलो कर लीजिए, या सिर्फ आप कोई बुक, पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप सब कुछ कर पाओ और कंफ्यूज रहो उस सब के बीच में। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास हैं वो, मतलब हर पॉइंट पर डिस्कशन आज हम करेंगे, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है फोकस उसी पे रहेगा। तो आपको पता है कि टोटल वैकेंसीज प्राइमरी में कितनी है, लगभग 80,000 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 to 10th में लगभग 32,000 वैकेंसी है, और 11 12th में लगभग 57,000 वैकेंसीज हैं। प्राइमरी में यूपी में भी इसके आसपास वैकेंसीज निकल चुकी हैं, 70,000 69,000 निकली थी, है ना, 68,000 निकली हैं। लेकिन 9th 10th और 11 12th में एक साथ इतनी वैकेंसीज जल्दी से देखने को नहीं मिलती हैं। तो और यहाँ के जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी कम होते हैं। अब 1st to 5th में तो हर स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन 9th 10th और 11 12th में जो बिहार वाले स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जिसमें जो लोग 9th 10th और 11 12th में एलिजिबल है ना,
उनके लिए ये बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है। आपको बिल्कुल भी चांस नहीं गंवाना है। सुनहरा मौका 1st to 5th वालों के लिए भी, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया कंपटीशन रहेगा। भले वैकेंसी 80,000 है, कंपटीशन ऑल इंडिया से रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन है वो लो रहेगा। तो आप ये बात समझ लीजिए। टोटल एप्लीकेशंस कितने आने की संभावना है? लगभग 5 लाख प्राइमरी में, 70,000 के आसपास 9-10 भी एक अप्रोक्सीमेशन है, कोई यहाँ पर एग्जैक्ट में नंबर्स आपको नहीं बता रही हूँ। लगभग 50,000 देख सकते हो 11-12 में। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ये इसलिए बता रही हूँ कि आप कंपटीशन देखिए यहाँ पर कितना कम है कंपटीशन। यहाँ पर तो काफी कंपटीशन होने वाला है और ऑब्वियस सी बात है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट्स आपकी 24, 25, 26 और 27 अगस्त दी है 2023। तो लगभग मैंने 1-2 दिन पहले ही 24 तारीख से मानकर आपको 35 दिन बताए हैं, कि लगभग आप 35 दिन मानकर चलिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके एग्जाम की। ठीक, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास, मैं आपका बिल्कुल व्यर्थ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप कुछ ना कुछ इससे सीखोगे और अप्लाई करोगे अपनी स्टडी में। ठीक है, बुक्स आपको कौन से पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम होता, 2 से 3 महीने कम से कम होते, 3 महीने, तो आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक्स कायदे में तो आपको यही फॉलो करनी है। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल खत्म करना है, एक एक पॉइंट। एससीईआरटी या एनसीईआरटी बुक, इनमें से एक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप, इसमें भी 2 चीजें हैं बुक्स आपको फॉलो करने की इस समय पर, जबकि आपके पास लगभग एक ही महीना एग्जाम का है। आप ये खाली एनसीईआरटी या एससीईआरटी का जो यहाँ पर पेपर रहेगा वो नहीं रहेगा, उस लेवल का नहीं रहता है। लेवल जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़कर आता है, तो खाली इनको पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। और इनके बाद अगर आप कुछ और बुक्स पढ़ लो तो उतना समय नहीं है। अगर हाँ, आप 10 से 12 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, सुनिएगा, 10 से 12 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। और पहले से आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, 10 से 12 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं और पहले से जो है आप कुछ ना आपने पढ़ा है, तो आप इनमें से एससीईआरटी या एनसीईआरटी में से बुक्स भी कंप्लीट करते रहिए, और बाद में कोई प्रैक्टिस बुक या कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक जो आप फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है, ये भी मैं बताऊंगी कि फिर आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये इन चीजों से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, इतना समय नहीं है आपके पास, कुछ पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जो पढ़ सकते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं, सच्चाई ये है। तो इन बुक्स को अगर ना फॉलो करें तो क्या पढ़ें, आगे बात करेंगे। पेपर पैटर्न पर आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर पैटर्न में देखिए 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में, इनको बोल रही हूँ तीनों सेक्शंस को। 2 पार्ट्स है। पार्ट 1 जो है वो तीनों के लिए क्या है, कंपलसरी है। जो पार्ट 1 है जिसमें पूछी जाएगी भाषा यानी कि लैंग्वेज, क्लियर है। तो पार्ट 1 की बात करेंगे, तीनों में आएगा, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, जो कि कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। अब इंग्लिश तो उसमें है कंपलसरी, इंग्लिश तो जो है कंपलसरी है, 25 नंबर की 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश सभी को देना है, कोई चॉइस नहीं है, 25। इसके बाद जो 75 नंबर बचे, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 25 इंग्लिश सबको देनी है। 75 में से आप हिंदी, उर्दू और बंगाली में से एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं, उसके 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले पार्ट 100 नंबर में तीनों के लिए आना है, सुनते रहिएगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें से 100 में से आपको 30 नंबर लाने ही लाने हैं, क्वालिफाई में आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पास ये एग्जाम नहीं कर पाओगे। इन 100 में से, टोटल में से आपको 30 नंबर लाने हैं 100 में से। अब ये 30 नंबर कैसे आएंगे, आगे बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। अब आ गए हम कहाँ पर, पार्ट 2 पर। और पार्ट 2 में पहले बात करेंगे पीआरटी वालों की, 1st to 5th वालों की। सुनते रहना पीआरटी वाले जो भी स्टूडेंट है ध्यान से, और आगे टीजीटी पीजीटी के लिए भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो जो एक सही आपने किया था वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है बात, 120 क्वेश्चन आने हैं, और
जो टॉपिक सिलेबस में आपको दिए हैं उनमें है जनरल मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एसएसटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, आंदोलन, ज्योग्राफी और ईवीएस। ये सब्जेक्ट मेंशन है, इनमें ये नहीं बताया कौन से सब्जेक्ट को कितने नंबर में बांटा गया है। ये सब्जेक्ट दिए हैं, यानी कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा है, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा है, सब आपको पढ़ना है। मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़नी है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या आपका आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, और इसमें आपका क्या आ जाता है, आपका बिहार जीके इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि और किसी सेक्शन में नहीं आ सकता, किसी में बिहार जीके पूछा जा सकता है अगर पूछा जाएगा। रीजनिंग हो गई आपकी, एसएसटी हो गया, एसएसटी में खुद आपका क्या आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी आ जाता है, और ईवीएस। ये मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 2 का पीआरटी का सिलेबस है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 में बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी वालों के पेपर पैटर्न की। तो इनका भी टोटल 120 नंबर का पेपर होगा, पार्ट 2 2 घंटे का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर 120 नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया भाई, क्योंकि ये तो 9, 10 और 11, 12 वाले हैं, तो इनका सब्जेक्ट का भी पेपर होगा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, और 11, 12 में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फर्दर। तो जो आपका सब्जेक्ट है, जिस मेन सब्जेक्ट से आप 9, 10 या 11, 12 का फॉर्म फिल किए हो, उसका आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के, और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के जनरल पार्ट से, जो लगभग वही है जो अभी हमने पीआरटी में पार्ट 2 में देखा है ना, सिलेबस लगभग वही है। इसमें रीजनिंग नहीं है, ठीक है, रीजनिंग और ईवीएस इसमें नहीं है। क्या क्या है इसमें 40 नंबर में, मैथ, जीए, साइंस, ज्योग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्लियर है इतनी बात। तो देखो फोकस किस पे करना है, सब बात करेंगे, ये मैंने अभी आपको पैटर्न बता दिया है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब इन्होंने ये बोला है कि जो पार्ट 2 है इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, वरना पेपर आप पास नहीं कर पाओगे। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको किस में लाने पड़ेंगे, पार्ट 2 में। सबके लिए है ये, चाहे वो आप पीआरटी से हो, चाहे आप टीजीटी से हो, और चाहे आप हो पीजीटी से। सुन लीजिएगा, जनरल कैटेगरी वालों को 40% लाने हैं आउट ऑफ 120, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, और इसके अलावा SC ST फीमेल या फिजिकली हैंडीकैप्ड को 32% लाने हैं 120 में से कम से कम, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अब ये भी हमें पता चल गया, पता होना जरूरी है, तभी तो आप टारगेट करोगे कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आगे आ जाइए। अब ये पिछले जो पेपर हुए हैं बिहार में भी और भी जो एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, उसके आधार पर टॉपिक्स का वेटेज जो है वो आपका क्या हो सकता है, ठीक है, टॉपिक्स का वेटेज क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो टॉपिक का वेटेज क्या हो सकता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, मैं बात कर रही हूँ पीआरटी का जो पेपर आपका आएगा 120 क्वेश्चन वाला, उसमें आपको लगभग मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया मिले कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस आधार पर देना है। तो देखो अगर आप यहाँ पर वेटेज जो मैंने लिखा है ना, अगर आप वो देखो तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि लगभग मिलाकर ये हो गए आपके 8 सब्जेक्ट मोटे तौर पर। अगर मैं कहूँ एसएसटी को और मैं यहाँ पर बाइफरकेट ना करूं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, हिस्ट्री आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पार्ट आपके हो रहे हैं और लगभग सबका जो है एक समान वेटेज है, लगभग मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है, यानी कि आपको सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ये चीज आप यहाँ से समझ लीजिए। अब तक के एग्जाम्स में जैसा पैटर्न आया है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप इसको माने या ना माने वो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि आपको सभी पर बराबर फोकस करना है। समझ आई बात। लगभग जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, 20 क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकते हैं, एसएसटी से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से जिसमें बिहार जी की भी आएगा आपका 15 से 20, ज्योग्राफी में 15, साइंस के 15 क्वेश्चन, ईवीएस के भी 10 से 15, मैथ्स और रीजनिंग के भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वेटेज लगभग सबका समान हो सकता है, सबको
समान समय एलोकेट करना है। अब आ जाते हैं पार्ट 1 जो लैंग्वेज का पार्ट है, तीनों के लिए है, पीआरटी के लिए, टीजीटी के, पीजीटी के लिए 100 नंबर का पार्ट है ये, और 30% आपको मिनिमम लाने हैं, यानी कि 100 में से आपको 30 नंबर लाने हैं। देखिए, अगर आपने बिहार टेट या फिर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तभी आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो और चाहे पीजीटी का हो, मैं बिल्कुल आपसे सही बात करूंगी, आप एग्री कर भी सकते हो नहीं भी। अगर आपने बिहार टेट या सीटेट क्लियर किया है तो मुझे नहीं लगता आपको इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय देने की जरूरत है। 30 नंबर आप आराम से ले आओगे, 30 नंबर आप आराम से ले आओगे, लेकिन मेरिट में मार्क्स को बढ़ाना है तो इसमें भी अच्छा स्कोर आपको करना चाहिए। मेरिट में स्कोर बढ़ाना है तो आपको इसमें भी अच्छा स्कोर करना चाहिए। समझ आई बात? अब यहाँ पर आपको देखिए, हिंदी है, उर्दू है और बंगाली लैंग्वेज है, इनमें से एक को चुनना है, 75 नंबर आएंगे। मैं आपसे ये कहूंगी कि इंग्लिश को जितनी आपको आती है उतनी ही रहने दीजिए, आप फोकस करिए इस वाली लैंग्वेज पर। समझ रहे हैं? इंग्लिश जितनी आती है उतनी रहने दीजिए, सब कुछ आप कवर नहीं कर पाओगे, और थोड़ा कवर करके कोई फायदा है नहीं कि इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए। हिंदी, उर्दू या बंगाली में से मोस्टली स्टूडेंट जो है हिंदी को ही ऑप्ट करे होंगे या करेंगे, तो हिंदी पर आपको फोकस करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगी। बहुत आप में से मैक्सिमम लोग, जब आप बिहार टेट या सीटेट क्वालिफाई हो और इस एग्जाम के लिए बैठोगे तो आपकी हिंदी ठीक ठाक होगी, बेकार नहीं होगी, मैं ये मानकर चलूंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि हिंदी को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को नहीं टाइम देना आपको, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो आप दे सकते हो। अब आगे आ जाओ, दूसरे, ये मैंने लैंग्वेज का आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है? बाकी पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 पर आ जाते हैं पीआरटी वालों के लिए। ये 6 आवर्स का स्टडी प्लान है। इसको देखा, आप ये मत कहना कि 24 घंटे में से 6 घंटे तो बहुत कम होते हैं, हमें तो ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये मैं मिनिमम 6 घंटे का आपको एक टाइम टेबल बता रही हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना। आपको कोई 2 घंटे पढ़ना है सब्जेक्ट, या कोई आपको बहुत अच्छे से आता है उसको आपको ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ना है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना टाइम टेबल को। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने टेबल के पास इसको लगा लेना या अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है? ये मिनिमम है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको 8 आवर्स और 10 आवर्स कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर आपको नींद की भी जरूरत है, ठीक है? लेकिन आप ये मानकर चलिए कि सिर्फ कुछ दिनों की, लगभग 1 महीने की बात है, और आपके हाथ में जॉब होगी, तो आप इसको, मैं तो यही कहूंगी कि 6 घंटे को आप 10 घंटे में कन्वर्ट करिए, लेकिन सब 10 घंटे नहीं दे सकते हैं। बहुत से हाउस वाइफ हैं, बहुत से वर्किंग होते हैं, कुछ हाँ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग वगैरह करते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही उनके पास एक काम होता है, तो वो तो 10 घंटे दे सकते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ और वर्किंग लोग हैं वो ज्यादा समय नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको भी बताऊंगी, आपको भी कुछ टाइम की बात है, ये जो आपका प्राइवेट जॉब का प्रेशर और ये सब है, सबसे आप छूट जाओगे। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी कम नींद आप ले लेना, चलो बाद में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये मिनिमम 6 घंटे का स्टडी प्लान है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? सुनिएगा, जनरल मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, आपको 1 घंटा इसको रोज देना है। जनरल रीजनिंग, जो रीजनिंग है उसको 1 घंटा रोज देना है। क्यों देना है? और जिनको नहीं आता उन्हें क्या करना है? जिनको पहले से आता है, अब देखो जिनको आता है ना वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, सुन लो ध्यान से, जिनको मैथ और रीजनिंग पहले से आते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस, इनकी मैं टॉपिक्स भी बताऊंगी क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जनरल मैथ में जिनको पहले से आता है वो सिर्फ प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। या प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस आप हर चैप्टर, जैसे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपके पास कोई ना कोई मैथ्स की जनरल बुक है या रीजनिंग की कोई भी एसएससी की बुक है आपके पास, उस बुक से लगा लीजिए। मैथ्स की कोई एसएससी की बुक है, जनरल मैथ्स वाली, हाई लेवल नहीं पढ़ना है, उससे आप इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लीजिए। या फिर आपने कोई प्रैक्टिस सेट लिया है ना, तो उस प्रैक्टिस सेट में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो लगा लीजिए, ठीक? अब जिन्हें नहीं आता, जिन्होंने मैथ और रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो मैं उन्हें ये नहीं कहूंगी कि आप इनको बिल्कुल छोड़ ही दो, ऐसे आपको नहीं करना। देखिए, आपको देना 1 घंटा है रोज, फिर वही बात है, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको, आपने पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप इस 6 घंटे को 8 से 9 घंटे में बदल सकते हैं, अगर पहले से आपने पढ़ाई नहीं करी है।
क्योंकि जब आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता तो पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे फिर प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग नहीं आती तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे फिर प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो आप 2-2 घंटे भी इनको दे सकते हो, ठीक है। अगर आप जितना भी समय दे रहे हो तो पहले क्या करो, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो कॉन्सेप्ट पढ़ लो उसका, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कोई जनरल बुक जिसमें पहले कॉन्सेप्ट दिया हो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हो, या फिर यूट्यूब पर भी जो चैप्टर आपको पढ़ना है ये आपको आराम से मिल जाएगा, उसका वो पहले कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं फिर प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। वैसे रीजनिंग है, जिनको पहले से आता है वो सिर्फ प्रैक्टिस करें, और हाँ 1-1 घंटा तो प्रैक्टिस करो ही, क्योंकि चैप्टर्स इनमें भी काफी होते हैं। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात अगर करूं, इसके अंदर भी फर्दर ये एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये पूरा जो आधुनिक इतिहास है वो है। 1 घंटा इसे भी रोज पढ़ो, सॉरी 1 घंटा आपको इसको पढ़ना है 3 दिन, ये 6 घंटे का स्टडी टाइम है ना। अगर आप इसको बढ़ा लेते हो तो आप इसको हफ्ते में रोज भी पढ़ सकते हो, पूरा हफ्ते पढ़ो, पूरा हफ्ते पढ़ो आप इसको। लेकिन कब पढ़ोगे, जब आपका स्टडी टाइम ज्यादा होगा। मैं 6 घंटे के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक। 1 घंटा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के कोई भी एक टॉपिक उठा लो, कंप्लीट करो, और 3 दिन पढ़ना है, ठीक। 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपके कोई भी दिन जो आपको सुटेबल लगे, 3 दिन पढ़ो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक। और 3 दिन पढ़ो आप एसएसटी। उसी टाइम स्लॉट में 3 दिन तो आप आईएनएम पढ़ो 1 घंटा, और बाकी के लास्ट के 3 दिन एसएसटी के टॉपिक्स पढ़ो, क्लियर है। फिर आपको 1 घंटा पढ़नी है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी कर लेना। इंडियन ज्योग्राफी पे पूरा फोकस रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप छोड़ सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 दिन, कोई भी 3 दिन, वैसे लगातार 3 दिन रखोगे तो ज्यादा बेटर है। 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है। 1 घंटा आपने क्या पढ़ लिया, ज्योग्राफी, और बाकी के 3 दिन 1 घंटा साइंस पढ़ो, क्योंकि साइंस में भी देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट्स हैं, तो साइंस को भी टाइम देना होगा। तो भाई 3 दिन आपने ज्योग्राफी पढ़ ली 1-1 घंटा, और 3 दिन बाकी के आपने क्या पढ़ लिया, साइंस। अब फिर 1 घंटा आपको 3 दिन पढ़नी है ईवीएस, और बाकी के 3 दिन क्या पढ़ना है, बिहार जीके पढ़ना है। जो बिहार वाले हैं उन्हें पहले से काफी आता होगा, लेकिन जो बाहर वाले हैं उन्हें नहीं इतना आता होगा, तो आप भी पढ़ लेना बिहार जी के 3 दिन। अब जनरल अवेयरनेस आपको 1 घंटा रोज पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ने होंगे, और इसमें, ठीक है, बिहार जी के तो हो गया है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना होगा, करंट अफेयर पढ़ना होगा, ठीक। करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, अपॉइंटमेंट, ठीक है। 1 घंटा जीए को तो आपको रोज देना है। और लैंग्वेज वाले सुन लो, अगर हिंदी पहले से पढ़ी है आपने तो बस इसे आधा घंटा रोज दे दो। लैंग्वेज में इंग्लिश को तो मैं आपको बोल रही हूँ आप ना पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हिंदी पे ज्यादा फोकस करें, इसको पूरा कंप्लीट कर लें। हिंदी को आधा या 1 घंटा रोज दे, पहले से आपने पढ़ा है तो आधा घंटा रोज प्रैक्टिस कर लो, इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा लो। हिंदी के क्या करो, वर्ण शब्द जो भी चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है, वर्णमाला वगैरह, हर चैप्टर के अलग अलग एमसीक्यू लगाओ, मिक्स मत लगाओ, पहले हर चैप्टर के अलग अलग लगाओगे ना तो हर चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। आधा या 1 घंटा इस लैंग्वेज को दे दो, बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन क्या आता है कि कहाँ से पढ़ें इन चीजों को, ठीक है। तो मैंने आपको बोला एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे आपको उसके लिए बहुत समय चाहिए, तो आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तब आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। तो बात मेन ये है कि पहले आप देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद आपको कोई प्रैक्टिस बुक ले लेनी है, या आप प्रैक्टिस सेट कह सकते हो उसको। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक कोई भी सब्जेक्ट मैथ्स ले लेती हूँ, 9th-10th का आपको पढ़ना है, कोई सी क्लास का आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस बुक ले लो। प्रैक्टिस बुक से आप क्वेश्चंस लगाओ। आप क्या करोगे, मैंने आपको 6 दिन की स्ट्रैटेजी बताई है, 7वें दिन की नहीं बताई। उस 7वें दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना है, 120 क्वेश्चन वाला लगा लो, ठीक है। जो 100 पार्ट 2 वाला है ना आपका, वो प्रैक्टिस सेट आप 3-4 हफ्ते तो आपके पास है ही, 4 हफ्ते, तो हर हफ्ते क्या लगा लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो। आपको पता चल जाएगा आपके कौन से टॉपिक कमजोर हैं। तो देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल बुक आपके पास है, एनसीईआरटी एससीईआरटी के लिए बहुत समय चाहिए। कि देखो ये मत देखो आपकी कौन सी पब्लिकेशन की, हर पब्लिकेशन आपको जनरल क्वेश्चंस देता है। तो कोई भी बुक अगर आप देखिए, बात ये है ना, कुछ बच्चे बुक फॉलो करते हैं,
कुछ लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है क्लासेस ली हुई है, तो जो जिन्होंने क्लास ली हुई है उन्हें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको गाइड करने वाले लोग रहते हैं, उन्हें गाइडेंस मिलता रहता है। लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं उनको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक देखिए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बुक पढ़ के भी, तो ऑनलाइन आप हेल्प ले लो, लेकिन बुक से ही आप चीजों को कवर करो, क्योंकि इतने कम समय में आप बुक से ही कवर कर सकते हो। तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो और क्वेश्चंस भी हो। ध्यान से सुनते रहना। मान लो आपको हिस्ट्री चाहिए या आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, इन सब के लिए कोई आप जनरल स्टडीज की बुक ले लो जिसमें क्वेश्चंस भी हो और कॉन्सेप्ट भी हो, थोड़ी थ्योरी हो उसमें, और फिर क्या हो, एमसीक्यूज हो। तो ऐसी बुक आप ले सकते हो। और किस किस सब्जेक्ट की बुक लोगे, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि किस किस सब्जेक्ट की बुक लें, इतने सारे जो है सब्जेक्ट हैं। क्लियर है, किस किस सब्जेक्ट की बुक लें जब इतने सारे सब्जेक्ट है। तो देखो, जनरल स्टडीज की जो बुक आती है उसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। बाकी आप एक क्योंकि प्रैक्टिस सेट लोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आप ये जनरल स्टडी की बुक लोगे ना, आप ये कहोगे कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हो सकता है, ये सब चीज आ जाएंगे। आप कहोगे इतनी सारी चीजें एक ही बुक से पढ़े, भाई इसी बुक को आप 2 बार निकाल लो ना। आप देखो, आप किसी एक चीज को 3 किताबों से पढ़ रहे हो, एक चीज को 3 किताबों से पढ़ रहे हो और आपको तब भी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। आप एक ही चीज को 3 बार रिवाइज करो, एक ही चीज को 3 बार रिवाइज करो। तो मैं तो ये कहूंगी कि जनरल जीएस के लिए आप कोई एक बुक ले लो, अच्छी सी किसी सर्च कर लेना जिसकी बेस्ट बुक हो, वो आप लेके उसको 2 बार निकाल दो। ठीक है। बाकी मैंने मैथ्स के लिए आपको बता दिया है, जनरल मैथ की बुक आती है, वो आपको करनी है। रीजनिंग के लिए आप एक जनरल बुक ले सकते हो, जनरल रीजनिंग की, उससे कवर कर लेना। और इससे ज्यादा समय शायद आपके पास नहीं है, इससे ज्यादा आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है। बाकी आपको जो बेटर लगे आप अपने लिए चूज कर सकते हो। और संडे एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना, हफ्ते में एक बार। अब जो सब्जेक्ट वाले हैं टीजीटी पीजीटी, उनकी बात आती है, उनका भी मैंने यहाँ पर 6 घंटे का ही टाइम टेबल बताया। 3 घंटे तो आप अपने सब्जेक्ट को दो। टीजीटी पीजीटी वाले 3 घंटे अपने सब्जेक्ट को दो। ठीक है। और ये 40 मार्क्स भी काफी हैं, 40 नंबर भी कम नहीं होते। 3 घंटे आपको इसको देने हैं। और इस जनरल पार्ट का आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लेना, बस वो लगा लेना। जनरल पार्ट जो है ना ये, इसका प्रैक्टिस सेट डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। और प्रैक्टिस सेट एकदम नहीं हो जाता, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसको एनालिसिस भी करना होता है। तो 2 घंटे का तो प्रैक्टिस सेट, ये 40 नंबर का है, तो आप मान लो इसकी क्वेश्चन 1 घंटे में लगा लोगे, और फिर 1 से 1.5 घंटा आपको इसके एनालिसिस में लगेगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से इम्पोर्टेंट क्या है, पहले आप खुद से उसे लगाओ, और फिर जहां आपकी लैक हुई है, जहां आप में कमी है, उसको सुधारो। जहां आपने कमी है पहले उसको सॉल्व कर लिया, फिर उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो क्या था, या पूरी थ्योरी पढ़ो उसकी। तो इतना आपको लग जाएगा। काफी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर आप कवर करोगे 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो, या एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ो, या फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट आप कब लगाओगे, अगर आपने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं। देखो, अगर आप ये जो जनरल पार्ट है इसमें चीजें पहले से पढ़ रखी हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना, वरना वही आप डेली बेसिस पर कोई बुक ले सकते हो, जनरल स्टडीज की बुक ले लेना, वो बुक लगा लेना। 40 नंबर की जनरल स्टडीज की कोई बुक ले लेना जिसमें पहले थ्योरी हो और फिर एमसीक्यूज हो। ये 40 नंबर का हो गया, इसको भी आपको 3 घंटे देने हैं। और 3 घंटे बहुत है मेरे हिसाब से अपने सब्जेक्ट को देने के लिए। अब ये वो 3 घंटे हैं जब 2 चीजें हैं, या तो आपने पहले से कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, पढ़ा है तो 3 घंटे वैसे ही सफिशिएंट है। अगर पहले से कुछ आपने अपने सब्जेक्ट का नहीं पढ़ा, मान लीजिए आप मैथ के एस्पिरेंट हो, ठीक है, मैथ के एस्पिरेंट हो, तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी कवर करना मुश्किल है, तो कोई बुक आप ऐसी ले लो जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो पहले, और फिर क्वेश्चन लगा लो। ठीक है। लेकिन आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा है, तो आप 3 से इसको 4 या 5 घंटे भी कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को। वैसे 3-4 घंटे सफिशिएंट है, अगर पहले से भी नहीं पढ़ा। मान लो आप 2 घंटे में कंसेप्ट को क्लियर करते हो, फिर 1 घंटे में उसके क्वेश्चंस लगा लो। क्लियर है बात, मुझे उम्मीद है इतनी चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, जो पहले से लगातार किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है।
और जिन्होंने अभी शुरू किया है। तो जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो ये 6 घंटे अपने हिसाब से आप इसको क्या कर लेना, मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करना, आप जरूर बहुत अच्छा एग्जाम में करेंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं। जो नहीं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भले ही आपके पास 35 दिन है, लेकिन अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ लो, 8 से 10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 6 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये 6 भी आप नहीं पढ़ते हो तो आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पहले से पढ़ा है वो 6 घंटे में कवर कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उन्हें 7 से 8 तो मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। और जब आप पढ़ते हो, पहले से नहीं पढ़ा होता तो आपको समय लगता है चीजों को समझने में, इसलिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अपने जो वीक पॉइंट है उनको नोट करो और उन्हें सॉल्व करो, उन्हें समझो। कोई टॉपिक है, मान लो आपको वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है उसकी थ्योरी को, या फिर अगर आपका सब्जेक्ट कोई और है, मैथ्स या वगैरह है, तो उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ या सेफ स्कोर की। देखिए, एक 100 का आपका पार्ट है और एक सभी का क्या है, 120 का पार्ट है। तो एक देखिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे। इसमें आप कैसी भी तैयारी करो, मैं आपको बोलूंगी, इसमें आप कैसी भी तैयारी करो, आप 60 के अप्रॉक्स तो स्कोर कर ही लोगे लैंग्वेज वाले पार्ट में। अब बात आती है 120 वाले पार्ट की। तो देखो, जो पीआरटी वाले हैं, जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, ये लेवल ठीक होता है, नॉर्मल। ये थोड़ा हाई होता है और ये और ज्यादा हाई होता है, क्योंकि पेपर लेवल टफ होता है। तो जो पीआरटी वाले हैं वो मानकर चलिए 90 तक क्वेश्चंस आप सही कर दीजिए। 90 तक क्वेश्चंस आप देखो, 90 मैं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि जब 90 बोलोगे तब जाकर आप 80 से 85 के बीच जो है क्वेश्चन सही करोगे। सही करने की बात चल रही है, जो आपको आता है, जिसमें आप 100% श्योर हो, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी एग्जाम से पहले एक और हम वीडियो बना देंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए, लेकिन अभी जो आपको स्कोर लेकर चलना है वो 90 के आसपास लेकर चलना है पीआरटी वालों को। टीजीटी वालों को भी 80 के अप्रॉक्स आप लेकर चलिए, जो टीजीटी वाले हैं, और पीजीटी वाले भी इसी के आसपास अपने आप। देखो, ये मैं हाईएस्ट सेफ स्कोर बता रही हूँ, जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट सेफ स्कोर है। अंटिल इस तक आपको चाहिए, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप चाहें, वैसा आप चीजों को लेकर चल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेशन में आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि चीजों को आपको समझाना था। स्किप करके वीडियो को देख लेना, जो सेक्शन आपको ठीक लगे उसको समझ लेना, ठीक है। बस आपका टाइम मैं नहीं लूंगी एग्जाम तक। अगर कोई वीडियो आएगी तो वो सिर्फ आपके लिए यूजफुल वीडियो आएगी, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, आपको एक अच्छा यूजफुल कंटेंट दिया जाएगा अगर कोई वीडियो आती है। तो अभी स्ट्रैटेजी की लास्ट वीडियो थी। पेपर से पहले कोशिश करेंगे पेपर अटेम्प्ट कैसे आपको करना है उसके बारे में आपको बताएं। अब इधर उधर आपको नहीं जाना। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़िए, बुक से पढ़िए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ऑनलाइन की हेल्प लीजिए, ठीक है। जो टीजीटी और पीजीटी वाले हैं और जिनका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, वो हमारे चैनल पर मैथ्स की क्लासेस पढ़ी है सब्जेक्ट वाली, टीजीटी पीजीटी लेवल की, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर कोई भी आपको एग्जाम रिलेटेड डाउट है आप फ्री हो टू आस्क ऑन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब जाकर अपनी पढ़ाई कर लीजिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।